बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, हाँ साहब इस वक्त हर वो काम कर रहे हैं जिससे वो अपने वोट बैंक को टूटने से बचा सके। अब खान साहब का वोट बैंक उनसे मायूस है, नाराज है, हुकूमत की नाकामियों से दिल बर्दाश्त है, जिनमें सबसे बड़ी तादाद ओवरसीज पाकिस्तानियों की है, जिन्होंने खान साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए झोलियां भर भर कर डॉलर और पाउंड दिए थे, जिनको खान साहब ने सबसे पहले तब्दीली का ख्वाब दिखाया था। तो खान साहब और उनके साथियों का ख्याल ये है कि आम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहता है वो तो उनसे मायूस ही हुआ है, उसे महंगाई, बेरोजगारी और हुकूमत की नाकामियों ने मायूस कर रखा है। लेकिन जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो अभी भी खान साहब पर एतमाद करते हैं और वो समझते हैं कि खान साहब माफिया से जंग लड़ रहे हैं, करप्शन के खिलाफ को बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हुकूमत उन्हें वोट का हक दिलाकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती है। इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ भी इसी हवाले से मार्केट में लाई गई। हुकूमत ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि उनके सियासी मुखालफिन ना पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देना चाहते हैं, ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ट्रांसपेरेंट निज़ाम इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम कितना ट्रांसपेरेंट है इसके हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। खुद इलेक्शन कमीशन इस पर एतमाद का इजहार नहीं करता और कहा जाता है कि इससे इलेक्शन मैनिपुलेट होता है। जबकि खान साहब का वोटर और सपोर्टर जो जदीद दुनिया में रहते हैं, जो यूरोप और अमेरिका में रहते हैं, जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, वो ये समझते हैं कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक मिलना चाहिए और उन्हें भी पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक मिलना चाहिए। अब खान साहब ने अमेरिका को अड्डे ना देने का ऐलान करके अपने वोट बैंक को काफ़ी हद तक खुश कर दिया है और लोग ये समझते हैं कि खान साहब पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने खुले बंदों अमेरिका को ना कर दी है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रेजिंग की जा रही है और खान साहब के जो वोटर सपोर्टर मानने वाले हैं वो इसको बहुत ज़्यादा इसकी तारीफें कर रहे हैं। जबकि तारीख गवाह है कि इससे पहले भी दो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने बाकायदा ना की थी और अमेरिका को ना करने की उन्होंने बाकायदा सज़ा भुगती। इनमें एक तो भट्टो साहब है और दूसरे नवाज शरीफ है। तो अमेरिका को ना करने वालों ने, यानी जिन्होंने अमेरिका को ना की, उनको तो इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा और जिन्होंने अमेरिका को हाँ की, जिसमें ज़िया-उल हक साहब का एक तवील इक़्तिदार है। ज़िया-उल हक ने तो पाकिस्तान को अमेरिका का मैदान जंग बना दिया और उसके बाद आए मुशर्रफ साहब जिन्होंने अमेरिका की, वो कहते हैं ना, अमेरिकी सदर की एक कॉल पे मुशर्रफ साहब ने हाँ कर दी। तो दोनों का इक़्तिदार 9, 10, 11 साल पर मुहित रहा, तकरीबन 20 साल पर मुहित है, जिन्होंने अमेरिका को खुश कर दिया। लेकिन जिन्होंने अमेरिका को खुश नहीं किया, अमेरिका को ना किया, तो उनका इक़्तिदार किस तरह गया वो सबको मालूम है। अब खान साहब ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह के, जिसे उर्दू में कहते रहा साफ इनकार, अपनी हाई मॉरल ग्राउंड तो ले ली है। जिस तरह वो रियासत मदीना बनाने के दावे करते हैं तो हाई मॉरल ग्राउंड ही लेना है, इसकी अमली शक्ल इससे बहुत मुख्तलिफ है। यानी खान साहब जो कहते हैं वो करते तो है नहीं और जो करते हैं उनके बारे में किसी को बताते नहीं कि वो क्या करने वाले हैं। तो इस फार्मूले पर खड़े हैं कि कहने में क्या हर्ज है। अब खान साहब माजी में बहुत से दावे करके उन पर यू टर्न ले चुके हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि इसकी वजह ये है कि इस वक्त खान साहब ये समझते हैं कि किसी भी वक्त वो इलेक्शन में जा सकते हैं, खुद से जाए या उन्हें भेज दिया जाए या कोई और ऑप्शन ले लिया जाए। तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपनी अपनी जगह अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त से पहले भी हो सकते हैं। अब हाँ सब चूंकि इक़्तिदार में है, विकेट पर खड़े हैं, तो वो अपनी विकेट क्यों गंवाएं? तो वो अपनी विकेट गंवाने को तैयार नहीं है, लेकिन उनके आउट होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो वो फिर लंबी लंबी शॉटें खेल रहे हैं। अब जिस किस्म की बातें उनके वुज़रा करना शुरू हो गए हैं वो हालत बेनियाजी में की जा सकती हैं, वो किसी आलम होश में नहीं की जा सकती। यानी परवेज खटक साहब को इस मुल्क में ना गरीब नजर आता है, ना गुर्बत नजर आती है। खान साहब को भी अवाम नजर नहीं आते। अब हुकूमत महंगाई को तरक्की समझती है और लंगर खानों और पनाहगाहों को अपने प्राइम प्रोजेक्ट मानती है, सियासी मुखालफिन को करप्ट समझती है, ब्यूरोक्रेसी को खराबियों की जड़ समझती है और अब तो लिबास को जिनसी ज्यादती की वजह करार दिया जा रहा है। अब खान साहब का कसूर नहीं है। अगर वो ये समझते हैं कि खवातीन के लिबास की वजह से
पाकिस्तान में रेप के वाक़यात में इजाफा हुआ है, तो मुमकिन है उन्होंने तजर्बात से सीखा हो और उन्हें इस बात का इल्म ना हो कि छोटे बच्चियों के साथ जो इस किस्म के वाक़यात होते हैं उनमें लिबास का कोई अमल दखल नहीं होता। ये ज़हनियत की बात है। जो कम सिन बच्चों के हवाले से भी जिनकी ज़हनियत ख़राब है वो ख़राब है। तो वज़ीर-ए-आज़म की बात सुनकर पहले तो घबराना नहीं। उनके अपने जलसों में ख़वातीन की अच्छी खासी तादाद होती थी, जिसको देखकर उनके नाक़दीन यही कहा करते थे कि खां साहब या उनके लोग फाशी फैला रहे। तो ये सवाल तो पूछा जा सकता है, तो क्या फाशी उस वक्त नहीं फैली थी जब खां साहब के धरनों में ख़वातीन की अच्छी खासी तादाद होती थी और नामहरम लोग होते थे और कुछ बेपर्दगी भी होती थी? तो असल बात यह है कि इस मुल्क में जो असल मसला है वो लाकानूनियत का है। इस वक्त लाकानूनियत का दौरा है। इसी वजह से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। तो खान साहब का बयान बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह CCPO लाहौर उमर शेख का है, जिन्होंने सानहा मोटरवे पे कहा था कि खातून रात में निकली क्यों। यानी अगर कोई औरत रात को मजबूर होकर निकलनी पड़े तो कानून के मुहाफ़िज़ सोए रहे और ये कहिए आप निकले क्यों, जो तनहा इस बात की लेते हैं कि आपके जानो माल की हिफाजत कर सके। तो आज अगर बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात बढ़ रहे हैं तो क्या वज़ीर-ए-आज़म को ये कहकर अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए कि बच्चों और औरतों के लिबास की वजह से ऐसे वाक़यात में इजाफा हो रहा है? तो हजूर लिबास ही ज़्यादती या फाशी का सबब नहीं है। अब देही इलाकों में ख़वातीन पूरे कपड़े पहनती हैं, खुद को ढांप के रखती हैं, तो उन इलाकों में ऐसे वाक़यात इससे कहीं ज़्यादा है जो शहरों में होते हैं। हमारा तो मज़हब लिबास पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। हमारे यहाँ पर्दे का म्यार वो नहीं जो होना चाहिए। वो एक अलग बात है, अलग बेटा कि हम ऐन इस्लाम के मुताबिक पर्दा करते हैं नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद लोग उस तरह नहीं घूमते जिस तरह अमेरिका के मियामी बीच पर घूम रहे होते हैं। तो खान साहब का मसला ये है कि खान साहब नाकामी को तस्लीम नहीं करते और उनके पास आसान सा फार्मूला है कि दूसरों में डाल दो। मईशत नहीं चली तो पिछली हुकूमत में डाल दो, निज़ाम में मुमलकत नहीं संभल रहा तो ब्यूरोक्रेसी में डाल दो। अब प्रोसिक्यूशन में कमजोरी हो और मुजरम कैफरे किरदार तक ना पहुंचे या अदालतों से उनकी जमानतें हो रही हो तो फिर अदालती निज़ाम पर मुद्दा डाल दो। महंगाई हो तो माफिया पर डाल दो। जिनसी ज़्यादती के मसाइल हो तो जिम्मेदारी लिबास पर डाल दो। तो हाँ सब फिर किस चीज़ के वज़ीर-ए-आज़म है? अब लोग ये सवाल तो पूछेंगे ना कि भाई हाँ साहब आपको किस लिए वज़ीर-ए-आज़म बनाया? लोगों ने हाँ साहब को मसाइल बताने के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, बल्कि मसाइल का हल निकालने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनाया। हुकूमत बनाई इसलिए जाती है कि वो लोगों के मसाइल को एड्रेस करे और उनको जो तकलीफ़ें मुश्किलात हैं वो दूर करे, ना कि अपना कथारतस करते फिरे। अब वज़ीर-ए-आज़म पिछले 3-4 साल से अवाम को सिर्फ खराबियाँ गिनवाते चले जा रहे हैं। अल्लाह तवक्कल कोई काम हो गया तो ठीक, वरना कोई पुरसाने हाल नहीं। जैसे ओवरसीज पाकिस्तानियों में ने आपको रेमिडेंस भेजे और ये रिकॉर्ड है, इसमें क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन ये बात रिकॉर्ड है कि खान साहब के दौरे हुकूमत में बैरून मुल्क से तरसीलात में इजाफा हुआ है और 27 अरब डॉलर आपके रेमिडेंस हो गए हैं, विच इज़ हाई। तो ये उनके क्रेडिट में दी जा सकती है। तो लोग, इसलिए मैं कहता हूँ कि शायद बैरून मुल्क जो लोग हैं वो अभी खान साहब पर एतमाद करते हैं। तो खान साहब के पास एक विंडो ओपन तो है कि जिस पर वो बैंक करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए ऐसी बातें तो ना करें। आप महंगाई नहीं रोक सकते, आप बेरोजगारी ख़त्म नहीं कर सकते, आप मईशत ठीक नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के दिलों पे छुरियां तो ना चलाएं, उनके जख्मों पे नमक तो ना छिड़के और ये तो ना कहे कि जी ये जो लिबास है इसकी वजह से फाशी हो रही है। हुकूमत और गवर्नेंस ये दो बड़े मसाइल हैं, इन पर तवज्जो करेंगे तो मामला बेहतर होंगे। और आप बात करते हैं अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ के हवाले से। शहबाज शरीफ आज FIA के सामने पेश हो गए। अपोजिशन लीडर को पेश ना होने की सूरत में FIA ने गिरफ्तारी की वार्निंग या धमकी दे रखी थी, तो शहबाज शरीफ ने अदालत से एक रोज़ कबल अबूरी जमानत करवा ली। उसके बाद FIA की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देने के लिए वो FIA के सामने पेश हुए, जहाँ FIA की 5 रुकनी टीम ने शहबाज शरीफ से तकरीबन 1 घंटा सवाल जवाब किए। तो शहबाज शरीफ से तफ्तीश करने वाली टीम को FIA के डायरेक्टर रिजवान हेड कर रहे हैं, डॉक्टर रिजवान। ये वही डॉक्टर रिजवान हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर केस की इन्वेस्टिगेशन की थी और जिन पर शहजाद अकबर का दस्ते रास्त होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। ये जो जहांगीर तरीन का हमख्याल ग्रुप था ना, ये कह रहा था कि डॉक्टर रिजवान जो है वो गिरफ्तार करना चाहते हैं जहांगीर तरीन को, और इसलिए गिरफ्तार करना चाहते हैं कि
शहजाद अकबर उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो जहांगीर तीन ग्रुप के दबाव पर डॉक्टर रिजवान को इस केस से अलग कर दिया गया था। तो डॉक्टर रिजवान की वजह से जहांगीर तीन ग्रुप एक्टिव हुआ और खान साहब से आराम से एनआरओ ले उड़ा। तो डॉक्टर रिजवान में ये सलाहियत है, वो एक अच्छे एफआईए के अफसर है और फिर जो बंदा उनके काबू में आ जाए। अब जहांगीर तरीन जैसे ताकतवर शख्स की उन्होंने तकरीबन चीखें निकलवा दी थी, उन्हें प्राइम मिनिस्टर के पास जाना पड़ा और प्राइम मिनिस्टर से अपना मसला हल कराना पड़ा। तो अब उनका केस, अब उन्हें शहबाज शरीफ का केस सौंप दिया गया। तो इब्तदाई इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने एफआईए के सामने अपना जो पुराना स्टैंड है, पुराना मौक़िफ़ है, वही दोहराया है। उन्होंने कहा जी कि वो किसी शुगर मिल में हिस्सेदार नहीं है, ना ही उन्हें इसमें किसी किस्म की ट्रांजैक्शन के बारे में पता है, ना ही उनको ट्रांजैक्शन जो उनके बच्चों के अकाउंट में हुई है उसके बारे में वो जानते हैं। बच्चे इंडिपेंडेंट हैं या जो मिल के डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट है। तो उन्होंने ये भी कहा कि उनके फैसलों की वजह से हुकूमत को अरबों रुपए की बचत हुई है। तो शहबाज शरीफ को एफआईए ने जो सवालात भेजे थे, तकरीबन 20 सवाल थे, जिनका जवाब लेकर वो एफआईए के सामने फिजिकली यानी खुद पेश हुए थे। तकरीबन आधे घंटे की पूछताछ के बाद डॉक्टर रिजवान ने उन्हें वापस जाने की इजाज़त दी। तो जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्हें दोबारा बुला लिया गया, उनकी गाड़ी को अचानक रोक लिया गया, जिसके बाद ये तासुर पैदा हुआ कि शायद शहबाज शरीफ को एफआईए किसी और केस में गिरफ्तार करना चाहती है, किसी और मुकदमे में उन्हें बुलाया जा रहा है। लेकिन एफआईए ने तकरीबन शहबाज शरीफ को गाड़ी से उतार कर दोबारा निसफ घंटा से ज़ायद पूछगिछ की और उसके बाद फिर उन्हें वापस जाने की इजाज़त दी। तो शहबाज शरीफ तो पेश हो गए। अब बारी है हमजा शहबाज की, जो कि 24 जून को या 23 जून को शायद कल या परसों उनकी पेशी है। तो शहबाज शरीफ को वापस जाने की इजाज़त दे दी गई। अब हमजा शहबाज को एफआईए ने बुला रखा है और वो भी कल पेश होंगे या 23 जून को पेश होंगे। तो उससे एफआईए जो मज़ीद सवाल जवाब करेगी। तो उन्होंने भी अपनी अबूरी ज़मानत करा रखी है, क्योंकि अपोजिशन लीडरान को ये बताया गया था कि अगर आपने ज़मानतें ना कराई तो एफआईए आपको इस केस में गिरफ्तार कर सकती है। तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ये दोनों अपोजिशन लीडर हैं और दोनों ने बजट पर जो है वो अपना इनपुट देना है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बजट पर तकरीरें तो कर चुके हैं, लेकिन ईवान के अंदर उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी बड़ा मायने रखती है। तो दोनों पे भी स्ट्रेस है कि वो एफआईए के केसेस भुगते और बजट से सरफ नज़र करें, क्योंकि हुकूमत भी ये चाहती है कि बजट पर बहस ना हो। अगर बजट पर बहस हो गई तो फिर उसमें बहुत से जो लुकूने हैं जो अभी तक पब्लिक के सामने ही है। जिस दिन से बजट पेश हुआ है, बजट पे बहस कौन सी हुई है? ना टेलीविजन पे डिबेट हो रही है, ना कहीं और हो रही है, बल्कि असम्बली के अंदर भी रात 11 बजे तक बजट पे जो बहस हुई उसमें भी 11-12 लोग मौजूद थे। तो वो आवर्स पूरे करने थे ना बजट बहस के, वो तो पूरे कराए जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो सैर असल गुफ्तगू है उसके अंदर जो खामियाँ हैं वो अभी तक उसमें से दूर नहीं की जा रही। और ये जो बजट में कहने वाले कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट अभी पता नहीं है कि इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन ये बात बहुत से जो मुआशी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बजट में जो उमरा और शराफी हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और गरीबों के लिए जो बड़े दावे किए गए थे गरीब दोस्त बजट होगा, बड़ा आइडियल बजट होगा, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुल्क भर में आटे का बहरान जो है वो पैदा होने लगा है। अभी उसकी धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान फ्लोर मिल ने टर्नओवर टैक्स और चोकर पर सेल टैक्स आयद करने के खिलाफ कल से यानी बुध के रोज़ से आटे की सप्लाई बंद करने की और 30 जून से मुल्क भर की फ्लोर मिलों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। तो आटे का जो बहरान है वो तकरीबन शुरू हुआ चाहता है। अगर हुकूमत ने इसके ऊपर फौरी एक्शन ना लिया, इस पर जो पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन है उसके चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूसुफ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो उन्होंने कहा जी कि हम 23 जून से आटे की सप्लाई बंद कर देंगे, 24 जून से हम 2 रोज़ा हड़ताल करेंगे जो टोकन हड़ताल होगी, 23-24 जून, 24-25 जून, उसके बाद फिर हम 30 जून को एक लंबी हड़ताल पे चले जाएंगे। तो आटा मिल मालकान का ये कहना है कि कभी भी चौकर पर, ये चौकर वो जानवरों के जो खाने में इस्तेमाल होता है या वो जो भूसा निकलता है आटे में से जो कि जिसे बिल्कुल ही रद्दी होता है, उस पर सेल्स टैक्स कभी नहीं आयद किया गया। आपको चौकर का जो बड़ा डब्बा है वो 4-5 रुपये का मिल जाता था, लेकिन अभी इस पर सेल्स टैक्स लगाने में तकरीबन 17% सेल्स टैक्स लगाया है। तो अब इसकी कीमत हो जाएगी आटे की 5 रुपये फी किलो बढ़ जाएगी। तो चौकर पर 17% सेल्स टैक्स आयद होने से आटा बढ़ेगा। आटे पे टैक्स नहीं लगा, चौकर पे टैक्स लगा। और चौकर चूँकि आटे में इस्तेमाल होता है और इसलिए होता है ताकि वो देसी का फ्लेवर दे। तो अब आटे का जो बहरान है वो मुंह खोले खड़ा है। आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा मुख्तसर दुरानी का प्रोग्राम है, कल आपके साथ
आपके पास तफसीली प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अपना और गिरदनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।